जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के एक घटना के बारे में, एक कानून के बारे में जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, एक ऐसा अधिनियम था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसे बनाया था सिडनी रॉलेट ने। सिडनी रॉलेट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी ने इस कानून को बनाया था। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, या केम्सफोर्ड उसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये बना था कब? सिडनी रॉलेट 19 मार्च 1919 को बना था। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका ऑफिशियल नेम पूछता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछता है इसका रियल नेम क्या था। तो इसका रियल नेम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ये इसका रियल नेम है। ठीक है, शॉर्ट में जनरली हम लोग इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा था, काला कानून कहकर इसका विरोध किया था, क्योंकि ये कहीं से भी भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। इसे क्यों बनाया गया था? अंग्रेजों ने इसे क्यों बनाया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। मतलब यह है कि भारत में कोई भी क्रांति नहीं करे, अगर कोई क्रांति करता है तो उसको कैसे रोका जाए, ब्रिटिश के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया था, है ना। कौन बनाया था? सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया था, इसलिए सिडनी रॉलेट। और नाम इसका ओरिजिनल याद रखिएगा, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, चलिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्रांतिकारियों का दमन। इस कानून में ऐसा क्या था कि भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया? इवन गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट कहकर संबोधित किया, इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रावधान देखते हैं कि इस रॉलेट एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या बातें था। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रावधान था। पहला क्या था? सर्च विदाउट वारंट। सर्च विदाउट वारंट का मतलब हुआ ये कि अंग्रेज किसी के भी घर की तलाशी बिना पूछे, बिना तुमको वारंट दिखाए ले सकती है। यानी किसी भी भारतीय के घर की या किसी स्थान की तलाशी ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। क्योंकि तभी तो क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी पता चलेगा। क्योंकि उस समय कोई भी क्रांति होता था या कोई भी आंदोलन करते थे तो अंग्रेज को पता ही नहीं चल पाता था कि ये किसने किया या किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने पहला प्रावधान क्या बनाया? सर्च विदाउट वारंट, यानी किसी भी स्थान को वो सर्च जांच कर सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा ही तो इसमें मेन पॉइंट है कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। शक के आधार पे 2 वर्षों के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चला के उसको सजा भी दे सकता था, है ना। गुप्त रूप से, यानी किसी को पता ही नहीं चल रहा है। आपको उठाया, सिर्फ शक हुआ, देख लिया कि हाँ अरे तू ही है, तोरा धर लिया, उठा के ले जाके जेल में रख दिया सीधे। और तुमको जो है गुप्त रूप से, यानी किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि जेल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना। अगर जेल ले भी गया तो भाई 2 साल बाद आना मिलने, है ना। अगर कोई फैमिली का है या कोई भी है तो 2 साल तक एकदम कहानी खत्म हो जाता था उसका। इसलिए तो इसमें है कि नो दलील, नो वकील, नो अपील, है ना। ना आप कोई दलील कर सकते हैं, ना ही इस मुकदमा के लिए आप वकील रख सकते। होता है ना, पुलिस अगर आपको अरेस्ट करता है तो आप अपने लिए एक वकील रखते हैं। नहीं भाई, इस कानून में आप वकील भी नहीं रख सकते। दलील मतलब आप जज के सामने आप जाइएगा तो जज ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, सीधे सजा। कोई दलील आपकी सुनने वाला नहीं है, ना ही आप कोई वकील रख सकते हैं। और जज अगर जो भी फैसला दे दिया, यानी आपको कोई सजा दे दिया या कुछ भी जुर्माना लगा दिया, तो आप अपील भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम पे जुर्म हो रहा है या जो भी। इसलिए इसमें 3 मुख्य बातें। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था 2 वर्षों के लिए, और नो दलील, नो वकील और नो अपील। ठीक है, और तीसरा क्या है? कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता। वो शांतिपूर्ण, हिंसक, अहिंसक तो जो भी हो, आंदोलन नहीं कर सकते, कोई भीड़ नहीं लगा सकता, कोई मेला नहीं लगा सकता, कोई भी अधिकार नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान थे इसमें, जो मुख्य प्रावधान है इसमें। अब इस प्रावधान के विरोध में गांधी जी ने तो इसको पहले से ही कर रखा था। अब ये सब प्रोविजन तो हम लोगों पे जुर्म करने के लिए बनाया हुआ है ना। यानी कि भारतीय लोगों को कैसे रखे भाई, इसका मेन उद्देश्य ही है। ये कानून बना ही है किस लिए? क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, कि भारत में कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध
कोई आवाज न उठाए। गांधी जी ने इसीलिए तो इसको काला कानून कहा था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या एक्शन लिया? काला कानून कहा, ब्लैक एक्ट, और एक्शन क्या लिया उन्होंने? रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया गांधी जी ने, है ना। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा से आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब देखिए उसमें कानून में ही बना हुआ है, आप आंदोलन नहीं। देखिए तीसरा प्रोविजन क्या है कि कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, कोई भीड़ नहीं लगा सकता है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। और गांधी जी क्या कर रहे हैं? रॉलेट सत्याग्रह कर दिए, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह कर दिए। सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन उसी समय न्यूज आता है 9 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा, है ना। कानून बना है 19 मार्च को, लंबे अरसे से कानून चला आ रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन 9 अप्रैल का दिन क्या हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर जगह पे 2 पंजाब के बड़े नेता थे, एक सैफुद्दीन, माफ कीजिएगा ये लिखा हुआ नहीं है, एक सैफुद्दीन किचलू है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, यानी कि इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नाम याद रखिएगा, 9 अप्रैल के दिन पंजाब के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? ये लोग भी वहां विद्रोह कर रहे थे पहले से रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 9 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11 अप्रैल, तो लोगों ने क्या किया? जब इनको गिरफ्तार किया तो ये बहुत फेमस नेता थे, प्रसिद्ध थे, लोग पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, रोड पे गाड़ी जलाओ, थाना जलाओ, मार पीट, एकदम खतरनाक होते गए लोग, है ना। लोग जो है मान ही नहीं रहे थे, पुलिस के खिलाफ एकदम विद्रोह ओपन चालू कर दिया। तो इस विद्रोह को शांत कराने के लिए, लोगों को जबरदस्ती रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या होता है भाई? मार्शल लॉ में आप वही भीड़ नहीं लगा सकते हैं, 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे समझिए तो आर्मी का शासन आ जाता है, यानी कि पावर जो है वो पुलिस से हटा के आर्मी के अंडर में चला जाता है, ये मार्शल लॉ होता है। तो विद्रोह को शांत कराने के लिए क्या किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इसके ठीक 2 दिन बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम लोग देखने वाले हैं इतिहास की सबसे क्रूर घटना, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग एक बाग है, नाम से ही लग रहा है, एक गार्डन है, बगीचा है, जो अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पे जलियांवाला बाग है, यहीं पे ये कांड हुआ था। तो क्या हुआ था? हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा कि सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को। 11 अप्रैल को क्या हुआ? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और उसके ठीक 2 दिन बाद 13 अप्रैल को अमृतसर में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। तो बैसाखी का, अब मार्शल लॉ लागू है, तो मार्शल लॉ लागू होने के बाद तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। रॉलेट सत्याग्रह भी लागू कर ले सरकार जबरदस्ती, यानी कोई भीड़ नहीं लगा सकता है, कोई मेला नहीं लगा सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ तो बैसाखी के पर्व लगा उस दिन था, 13 अप्रैल के दिन, ठीक है। सारा पंजाब में मनाया जा रहा था वो पर्व। और उसी जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए प्लान बनाने के लिए कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़वाना कैसे, ये प्लान किया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बात की जानकारी लग जाती है अंग्रेजों को, ठीक है, कि भाई ये तो होना नहीं था, मीटिंग कर नहीं सकता था, और मीटिंग किया जा रहा है। तो हुआ क्या? तो उस समय भारत का वायसराय कौन? चेम्सफोर्ड। भारत के वायसराय, जैसे कैसे आज भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दोनों तो लगभग हुआ ही, तो प्रधानमंत्री कैसे पावरफुल व्यक्ति होता है, तो वैसे ही उस समय भारत का हेड कौन था? वायसराय। जैसे आज प्रधानमंत्री का स्थान है, वैसे ही उस समय अंग्रेज शासन करता था। तो चेम्सफोर्ड जो है वो भारत का वायसराय था, यानी कि पूरा देश का, पूरा भारत को वो कंट्रोल करता था, है ना। फिर हमारे यहाँ राज्य है, कैसे प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री, मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी पावरफुल है, तो दूसरा में कौन है भाई? बिहार में है अभी नीतीश कुमार, मान लीजिए गवर्नमेंट है उनका, तो मुख्यमंत्री वो हुए। तो चेम्सफोर्ड ने जनरल ओ डायर को आदेश दिया, आदेश नहीं, चेम्सफोर्ड की समझिए वो तो वायसराय है, और गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या? जनरल ओ डायर, यही फेमस है। जनरल ओ डायर का नाम ऑलरेडी आप लोग सुन रखे होंगे कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाने में जनरल डायर का हाथ है, ठीक है। तो यही है वो, पंजाब का क्या था? ही लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड, तो उसने पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने ब्रिगेडियर आर डायर को, ब्रिगेडियर पोस्ट है, जनरल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर, ये सब सेना का पोस्ट होता है। कैसे पुलिस में पोस्ट होता है? एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, वैसे ही आर्मी में ये पोस्ट होता है, जनरल, ब्रिगेडियर, ठीक है। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर ने, है ना, ब्रिगेडियर आर डायर को, कहाँ के? तो अमृतसर का सेनापति था,
तो समझिए कि भारत हो गया, ये पंजाब राज्य हो गया, ये जिला हो गया कि मुख्यमंत्री अब मान लो ऊपर से आदेश आया तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट थोड़े जाएगा, क्या करेगा मुख्यमंत्री देखेगा ना कि हाँ कौन जिला है भाई, पटना जिला है कि वैशाली जिला है, वहां के जिला के एसपी को आदेश देगा कि रे ऐसा ऐसा तुमको वहां करना है ना, तो आदेश को फॉलो कर रहा था। तो जो ऑर्डर देगा कुछ करने के लिए वही ना मुख्य दोषी है। तो ऑर्डर किसने दिया? जनरल ओ डायर ने। किसे ऑर्डर दिया? जनरल आर डायर को, यानी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर ने अमृतसर के कमांडर ब्रिगेडियर आर डायर को यह आदेश दिया कि जाओ और वहां पे चेक करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। और चेक क्या करना है, उसी ने तो ये करने के लिए बाध्य किया है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। तो देखते हैं कि जिस मैदान में जो जुटे थे लोग, जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे, जो भीड़ क्या कर रही थी, तो भीड़ तो बस कुछ नहीं, वो तो मीटिंग करने आई थी और शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे। उसमें बच्चे भी थे, है ना, बूढ़े थे, महिलाएं थे, सभी लोग आराम से मीटिंग कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। लेकिन और वो बागीचा था, जनरल डायर ई जो है सॉरी आर डायर आया, पूरा पुलिस का लेके पूरा फौज लेके आ गया, घुस गया। एक गो गेट था जलियांवाला बाग में, अब गार्डन है, गार्डन का चारों तरफ से दीवार खड़ा है, उसमें एक गो एंट्री गेट है और गार्डन में लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, भीड़ है, हजारों की संख्या में भीड़ थी। घुस गया जनरल डायर फौज लेके, मेन गेट को ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ से घेर करके और उस पर फायरिंग करना शुरू करवा दिया, है ना। लगातार 3 मिनट तक गोली बरसाते रह गया, है ना, जिसमें लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई, जिसमें ओरिजिनल डेटा है कि लगभग 1600 लोगों की वो हत्या कर देता है ना, बिना किसी दोष के, जबकि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, बिना आया, कोई वार्निंग नहीं दिया और फायरिंग सीधे शुरू कर दिया, है ना। तो ये सबसे इतिहास का क्रूर घटना था। इसी घटना का पूरा दुनिया में विरोध हुआ, सब लोग विरोध किए। इस घटना से क्रोधित होकर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, तरह तरह के लोगों ने ये विरोध करने का तरीका अपनाया, है ना। लोगों ने पूरा हर जगह इसका विरोध हुआ कि इतना अंग्रेज क्रूर कैसे हो सकता है। इतिहास की सबसे खतरनाक घटना थी कि आया पुलिस और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लोगों का निकलने तक का जगह नहीं था, घेरा हुआ था गेट, जहां तहां गोली, उसमें कुआं था, लोग कुआं में जंप लगा रहे थे, उसमें कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे कि वहां से कैसे बचा जाए, उसमें भी लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों की मौत हो गई, ठीक है। और इस घटना के बाद जांच आयोग बैठाया गया, सरकार ने, कांग्रेस की कमेटियों ने, सबने जांच आयोग बैठाया, अंग्रेजों ने भी जांच आयोग बैठाया, जिसका नाम था, उस जांच आयोग का क्या था, यानी इंक्वायरी कमीशन बैठाया। उस इंक्वायरी कमीशन का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने जब पूरा जांच किया तो उसका एक रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि इसमें 379 लोगों की हत्या हुई थी, ठीक है, जो कि झूठ था, है ना, जानबूझ के कम दिखाया कि कम बदनामी मिले, अंग्रेज सरकार को पूरी दुनिया से बदनामी मिलता कि कितना घटिया काम किया है तुम, है ना, निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दिया पूरा फौज से। तो इसीलिए उसने जानबूझ के कम डेटा दिखाया कि नहीं नहीं 379 लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में कांग्रेस की कमेटी ने, है ना, मदन मोहन मालवीय कमेटी गठन किया और जब इन्होंने जांच किया तो हंटर आयोग को इन्होंने गलत साबित किया, कहा कि नहीं, इसमें 400 नहीं लगभग 1600 लोग मारे गए हैं और इन्होंने जनरल डायर को दोषी भी पाया, है ना। लेकिन भारतीय आयोग उस समय भारत के लोग को कहां से वैल्यू देगा, और क्या ही ये लोग कुछ कर सकते थे, कुछ कर भी नहीं पाए, है ना। और हंटर आयोग तो भाई पहले ही से कहा कि नहीं, ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हो गई और इनकी कोई गलती नहीं है ना। ये आयोग में क्या रिपोर्ट में ये दिया कि नहीं, जो मृत्यु हुई थी वो लोग बहुत ही भीड़ जो है आक्रामक हो गई थी, अटैकिव हो गई थी, लोग एकदम मार धार कर रहे थे, ये सब, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मदन मोहन मालवीय जी ने बताया, इनकी कमेटी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब लोग निहत्थे थे, ग्राउंड में बैठे हुए थे और जबरदस्ती सबको मार दिया, हजारों लोगों की हत्या कर दिया इसने, जांच आयोग हुआ, ठीक है। देखिए इस घटना के बारे में अब कैसे पता चला इस जनरल डायर को, ये जनरल डायर जो है मेन दोषी तो यही है, इसी ने आदेश दिया, ये तो कमांडर है, इसको तो जो कहिएगा कर देगा, तो मेन दोषी कौन है, जनरल ओ डायर, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर ही मेन दोषी है। इसको कैसे पता चला कि वहां भीड़ में इकट्ठा है, लोग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भारत के बारे में पूरा थोड़ी ना जान रहा है कि कौन से लोकेशन पे कितनी भीड़ जमा है, क्या कर रहा है। लोग तो यहाँ जमा हुए थे भाई अपने दोनों नेता को कैसे छोड़वाना है इसका प्लानिंग करने के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुआ, कैसे पता चला कि लोग वहां भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो वही बात है, हर बार कोई ना कोई भारत में गद्दार हमेशा पैदा लेते ही रहता है ना। एक तरफ भारत एक गद्दार पैदा लेते हैं और यही मिट्टी जो है भगत सिंह जैसे लोग
है ना, भगत सिंह जैसे बहादुर बेटे पैदा करते रहते हैं जो भारत माँ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो कौन था गद्दार? उस गद्दार का नाम था हंसराज। ठीक है, हंसराज ने ही बताया था कि जलियांवाला बाग में जो है वो मीटिंग चल रहा है, और उसी ने रिपोर्ट भी किया था कि आइए और ऐसा कर दीजिए, है ना, हत्याकांड। यानी सब गद्दार वही है, नाम याद रखेगा, हंसराज नामक व्यक्ति एक गद्दार था जिसने हमारे साथ यानी अपनी मिट्टी के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी किया, है ना। तो धोखा एक ऐसा तलवार है, धोखा एक ऐसा हथियार है कि एक महाताकतवर, महाशक्तिशाली व्यक्ति को भी एक क्षण में हरा सकता है ना। धोखेबाज लोगों से बच कर रहना चाहिए, नहीं तो धोखा अचानक से मिलता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो भारत में गद्दार अगर पैदा होते रहे तो ईमानदार भी पैदा होते ही रहे। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को हर जगह रानी कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके साथ भी गद्दारी हुआ, है ना। तो गद्दारी तो होते ही रहता है, आप लोग सुने ही होंगे कि न जाने कौन सी साजिश में दिन गुजर गया, मैं दुश्मनों से तो बच गया पर दोस्तों में मारा गया। ये बहुत ही गड़बड़ बात हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि आप कभी कभी जो हद से ज़्यादा जिस पे किसी पे भरोसा करते हैं और वही अगर आपका विश्वास तोड़ देता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। हमारी मिट्टी के साथ, हमारी भारत माँ के साथ भी गद्दारों ने यही किया है ना। कहते हैं कि जो विश्वास जो होता है वो धोखे की बीज होता है ना। इसीलिए जो है चंद्रगुप्त चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को सिखाया ही था कि एक राजा को, एक किंग को 100% 100% किसी पे भरोसा ही नहीं करना। 100% भरोसा करोगे पता नहीं कब क्या हो जाए। शिवाजी महाराज ने भी ऐसा कहा कि 100% भरोसा ही नहीं करना है, क्योंकि भरोसा उम्मीद पैदा करती है और जब उम्मीदें टूटती है तो फिर वो धोखा में बदलता है ना। और धोखा जो है फिर ऐसा तकलीफ पहुंचाता है कि आम आदमी का निकलना उसमें बहुत ही मुश्किल होता है ना। अब मजबूत दिमाग वाले लोग हैं तो उनको तो कोई असर होगा ही नहीं, है ना। असर उनको नहीं होगा जिनको भारत से मतलब है, जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत है, अपने भारत को सशक्त बनाना है। अगर वो उधम सिंह है, अगर वो भगत सिंह है, उनके इंस्पिरेशन शिवाजी महाराज है, तो फिर शिवाजी महाराज नहीं, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर वो लोग जब तक हैं तब तक, जिनके इंस्पिरेशन ऐसे महान लोग हैं, उनका धोखा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है ना। कृष्ण बनने की क्षमता रखिए, धोखा से कोई मायने नहीं रखता है हम लोग का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उधम सिंह, ठीक है, तो ये जो धोखा मिला, जांच आयोग में क्या हुआ, हंटर आयोग, ठीक है ना। तो हंटर आयोग जो है वो, जिसमें बताया कि नहीं भाई जनरल डायर की गलती नहीं है, मृत्यु 379 लोगों की हुई, है ना। जनरल डायर की क्यों नहीं गलती है? इसलिए क्योंकि भीड़ जो है वो विद्रोही था, हंगामा मचाए हुए था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। मदन मोहन मालवीय जी ने बताया कि नहीं, मृत्यु लगभग 1600 लोगों की हो चुकी है, इतने लोग मारे जा चुके हैं, और वो शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे जिसपे इसने गोलियां चलवा दी, ठीक है। लेकिन नहीं माना, और क्या, बाद में जो है चला गया जनरल डायर, कहानी खत्म, नहीं था, रिटायर हुआ, अपना अलग देश चला गया, दूसरा देश। लेकिन ये बात, ये चीज, इस घटना को किसी ने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया, है ना। उस समय भारत का एक 20 साल का लड़का ये सब चीज देख रहा था। कौन? जिनका नाम था उधम सिंह। ये सब चीज देख रहे थे, उन्होंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि अच्छा ये बात है। और ये उसी समय जो है वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। उसी समय नहीं, लंदन जाते हैं। लंदन जाने के बाद वहां पे रहते हैं, कुछ दिनों तक खोज करते हैं, और एक हॉल में यही मिलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर, वही हॉल में मिला। और हॉल में ही पूछा, पता लगाया कि भाई जनरल डायर है कहाँ है वो ओ डायर। उधम सिंह का तो एक ही लक्ष्य, जीवन का इन्होंने एक ही लक्ष्य बना लिया, मृत्यु से तो कोई डर था नहीं, क्रांतिकारियों के मृत्यु से थोड़े डर है ना। सीधे एकदम, काल जो है, काल भी इनके पैरों के नीचे घूम रहा था, मृत्यु भी उन्हें नहीं छू सकती है। याद रखिए, कोई भी क्रांतिकारियों को मृत्यु ने तब तक नहीं छुआ जब तक उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ली। सेम उधम सिंह का एक ही लक्ष्य है, किसको? जनरल डायर को उड़ा देना है, क्योंकि उसने हमारे निहत्थे भाइयों को, निहत्थे बहनों को खत्म कर दिया था, भारत के क्रांतिकारियों को मार दिया था। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया, 1940 का वो दिन था, है ना, 1940 वर्ष 1940 में उधम सिंह को लंदन के एक हॉल में जनरल डायर मिला, और वहीं पे हथियार रख ले था अपने पास, और क्या, निकाला हथियार, अरे तुम ही जनरल डायर है? तो हाँ, हम ही है जनरल डायर। तो याद करो एक बार, तुम सुने हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया था? तो हाँ, जलियांवाला बाग तो हत्याकांड किए थे, जिसमें तुम मासूम लोग के मार दिया था, वहीं से हम आए हैं। निकाला, उड़ा दिया, कहानी खत्म, और क्या, 7 को गोली एकदम खींच दिया। आज बगल बगल में जितना भी पुलिस था, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उधम सिंह को पकड़ने आए, कहे रुको, जब तक एकरा मार नहीं देंगे कोई नहीं आएगा। इस तरह से उधम सिंह ने जनरल डायर को खत्म कर दिया, है ना। तो ऐसे थे हमारे उधम सिंह, जो उसके घर में घुस के मारे थे।
उधम सिंह ने डायर को उड़ाया, है ना। समझिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल, उदाहरण सेट कर दिया हम लोगों ने। उनके घर में घुस के, लंदन में जाके वो मार के आए, किसको? डायर को। और 20 साल पुराना बदला लिए, 21 साल। हत्याकांड 1900 कब हुआ? 1919 में हुआ। बदला कब लिए? 1940 में। सोचिए, कोई 20 साल का लड़का अपने दिलों में अगले 21 साल तक इस बात का इंतजार करता है कि कैसे किसी को खत्म करे जिसने हमारी भारत को नुकसान पहुंचाया है। इतना अपने दिलों में ज्वाला लेके वो गए थे, है ना। और घर में घुस के मारे। वो कहते हैं ना कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, वो वक्त भी हमारा होगा, लेकिन जमीन तुम्हारा होगा। मतलब ये है कि घर में घुस के मारेंगे। तो ये थे भारत के हमारे क्रांतिवीर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये टॉपिक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा सारा टर्म। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।